जय हिंद। आज केमिस्ट्री के एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं आपके लिए। केमिस्ट्री के 120 एमसीक्यू हैं इसमें। 40 के मैंने 3 सेशंस बनाए हैं, तो इसमें 120 एमसीक्यू हैं। 40 के मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं ताकि ज़्यादा लोड भी ना हो, और इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट अंदर के भी समझने पड़ेंगे हमें। स्पेशली साइंसेस के लिए बनाई गई सेक्शन है, केमिस्ट्री के लिए। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का होता है। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। ये ब्लू कलर की होती है। इसका ब्लू कलर हीट करने पर खत्म क्यों हो जाता है? इसका ब्लू कलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। इसमें वाटर जो है 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ते हैं और ये क्रिस्टल बनाता है ब्लू कलर का। व्हेन यू हीट देम, ये वाटर इसमें से उड़ जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है ये, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसका कोई कलर नहीं होता। तो इसका ब्लू कलर जो होता है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। कॉपर सल्फेट को हम देसी भाषा में जो है ना वो नीला थोथा बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का रंग आता है वो पानी की वजह से ही होता है। इसके अंदर आप इसको हीट करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, तो ब्लू कलर का जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। ड्राई आइस, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को बोलते हैं। ठीक है जी, सॉलिड CO2 है और ये सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू वेपर फॉर्म विदाउट एनी लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज के बिना ही सॉलिड से सीधे ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन शो करती है, कैम्फर शो करता है, ये ऑर्डिनल बॉल्स होते हैं जो आपके, जो आप कपड़ों में, गर्म कपड़ों में रखते हैं, वो भी ये सब्लिमेशन शो करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर बड़ा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत लोग गलतियां करते हैं। हार्डनेस जो है ना 2 तरह की है भाई। हार्डनेस का मेन मतलब है झाग ना बनना। हार्डनेस का ये मतलब नहीं कि पानी हार्ड है। पानी हार्ड का मतलब होता है कि ये पानी जो है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। सो इट डजंट फॉर्म लेदर विद द सोप। और हार्डनेस 2 तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, ठीक है जी, एक होती है टेम्परेरी। कलर लिखते हैं अच्छा तो यार, ओके। वन इज टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ना, ये होती है बिकॉज ऑफ बायकार्बोनेट्स HCO3 होल ट्वाइस। इट इज बिकॉज ऑफ बायकार्बोनेट्स HCO3 बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये टेम्परेरी हार्डनेस को के कॉज होते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। सो टेम्परेरी हार्डनेस बहुत कॉमन एरर होता है, जब आपको पूछा जाता है तो बंदा भूल जाता है कि ये टेम्परेरी का पूछा हुआ है या परमानेंट का लिखना है, और बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं मेरे बच्चे। कई बार मैंने क्लास में गुस्सा किया है इसी रीजन पे, पढ़ाया होता है उसके बाद जाके आप आंसर गलत कर देते हैं, उसका क्या कर सकते हैं। सो इसको ध्यान से समझिएगा। टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इसमें रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है वो भी बता देते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको रिमूव करने के लिए ना इसको सिर्फ हीट किया जाता है। हीट करने से ही ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो पतीले में चिपक जाता है। जब हम हीट करते हैं अंदर से पतीला सफेद हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चिपकता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये निकल जाता है। परमानेंट को निकालना हो नहीं निकाल सकते आप ऐसे। परमानेंट को निकालने के लिए आपको इसको वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करना पड़ेगा। When you treat them in washing soda, it will become CaCO3 जो पतीले में चिपक जाएगा, प्लस इट विल गिव यू NaCl। जो कॉमन सॉल्ट होता है ना आपका, नॉर्मल नमक जो होता है हमारा घर पे जो हम खाते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। ये झाग बनाने को नहीं इंटरफेयर करता, तो इसके होने से झाग बन जाती है। बट अगर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम मैग्नीशियम के होंगे तो झाग नहीं बनेगी। टेम्परेरी हार्डनेस को सीधे हीट करके रिमूव किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको वॉशिंग
सोडा यूज करना पड़ेगा. वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, राइट. The amount of heat required to change a substance from one state to another state without change in temperature is called latent heat. Latent heat होती है, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे ना तो इस पे वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सो अगर आप आइस को 0 डिग्री पे ले रहे हैं और उसे हीट कर रहे हैं तो उसके बाद भी टेम्परेचर 0 ही रहेगा, मगर आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. तो जो आपने हीट की वो कहाँ गई? वो हीट गई स्टेट को चेंज करने में. और इस जगह पे जहां पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में है इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है. इसी तरह अगर लिक्विड और गैस फेज में हो तो हम उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं. अगर उसी तरह सॉलिड से गैस में हो तो उसे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है. तो काफी सारी लेटेंट हीट्स होती है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ना मुश्किल क्या है कि बहुत सारे बच्चों को वेपर प्रेशर नहीं पता होता. सो इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म, वेपर प्रेशर. अब पहले वेपर प्रेशर समझाते हैं फिर, ठीक है. एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है. इसके अंदर कोई वोलाटाइल लिक्विड डालते हैं. वोलाटाइल लिक्विड होता है जो इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है. अब ये उड़ना शुरू हो जाएगा, ये उड़ेगा. आप इसको ना एक मैनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए. मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके दोनों एंड्स में मरकरी भरा होता है. इसके दोनों एंड्स में मरकरी भरा हुआ है यहां तक, ठीक है जी, राइट. अब जब वाटर वेपर्स उड़ेंगे तो वो यहां जाएंगे, इसमें भी घुसेंगे. इसमें घुसेंगे तो इस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे जिससे ये वाला हिस्सा नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये वाला ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, राइट. इससे ये हिस्सा नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये हिस्सा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. तो यहां से ये ऊपर ग्रो कर जाएगा और यहां से नीचे आ जाएगा और आपको इस लेवल में डिफरेंस मिल जाएगा. शुरू में दोनों एक ही लेवल पे होंगे बट एक नीचे जाएगा और एक आके रुक जाएगा. सपोज द टेम्परेचर इज टी, ये टी टेम्परेचर पे हो रहा है, दिस इज द टेम्परेचर. अब आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है. हो क्या रहा है? अब यहाँ पे दो चीजें इकट्ठे हो रही हैं. यहां से इवेपोरेशन हो रही है और यहां से कंडेंसेशन हो रही है. जो वेपर्स हैं जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपस में स्ट्राइक करते हैं, कुछ ठंडे हो जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं वापस. सो साइमल्टेनियसली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो रही है. और शुरू में तो इवेपोरेशन तेज थी, कंडेंसेशन कम थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम थे ऊपर स्पेस में. बट आस्ता आस्ता इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन की स्पीड बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कंडेंस होने का कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. और दोनों मॉलिक्यूल जब बराबर हो गए तो ये एक ही लेवल पे आके रुक गया. लगता है कुछ नहीं होता बट देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, DYNAMIC, देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो अब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया. इस डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से अब कोई चेंज नहीं आ रहा. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं. सपोज यू टेक T2 टेम्परेचर एंड इट इज मोर देन नॉर्मल T. सो आप नीचे से हीट किया है, इसको हीट करेंगे, नया इक्विलिब्रियम आएगा, नई चेंज आ जाएगा. और हीट करेंगे तो और आ जाएगा, और हीट करेंगे और आ जाएगा. हर बार नया इक्विलिब्रियम आएगा टेम्परेचर के बढ़ाने पर. यहां पे आपने डाला हुआ है मरकरी, ये Hg है. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें ये वेपर, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं, जिसमें वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, दैट इज 760 mm ऑफ मरकरी. और यहां पे क्या होगा? पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, डिफरेंस समझाता हूं. पहले क्या हो रहा था, जो टॉप सरफेस थी मॉलिक्यूल्स की, वहां के मॉलिक्यूल्स जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अलग पोजीशन पर है. अंदर का मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है बट सरफेस का मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे से अट्रैक्ट हो रहा है, साइडों से हो रहा है. ऊपर से उसके पास जगह भी है जाने की और अब अगर एनर्जी ले ले तो इतनी एफिशिएंसी भी आ जाती है कि वो उड़ जाता है.
अगर वो उड़ जाता है तो कोई मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है, फिर कोई और उड़ जाता है, कोई और उसकी जगह ले लेता है, फिर कोई और उड़ जाता है, कोई और उसकी जगह ले लेता है, और इस तरह सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ते जाते हैं और नए मॉलिक्यूल उनकी जगह लेते रहते हैं। दिस इज इवेपोरेशन। बट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पर अंदर का मॉलिक्यूल ही उड़ जाएगा, कहीं से भी मॉलिक्यूल उड़ सकता है। सो इवेपोरेशन इज बेसिकली ए सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग इज बेसिकली ए बल्क फिनोमिना, अंदर से हो रहा है। सो बॉइलिंग अंदर से होती है, अंदर के मॉलिक्यूल्स पे एक्ट होता है। आपने देखा होगा उबलता हुए पानी में ऐसे कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं, उठते हुए लेयर्स को देखा होगा आपने। तो बल्क का फिनोमिना है, अंदर से ही मॉलिक्यूल उड़ जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट वो है जहां पे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो इट इज अ फिनोमिना वेयर द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 2-3 बार इस वीडियो को इसको देखिएगा, आइडिया ग्रैब करने में आसानी होगी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट मार्श गैस, मार्श गैस, गोबर गैस, इन सब का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सीएनजी, मेजर कॉन्स्टेंट मीथेन है। सो देयर मेजर कॉन्स्टेंट इज मीथेन। आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारी एलपीजी आती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका मेजर कॉन्स्टेंट ब्यूटेन है, मीथेन नहीं है। बट जो गाड़ियों में सीएनजी लगाते हैं या गोबर गैस पैदा होती है वो मीथेन होती है। मीथेन CH4 है, ब्यूटेन में 4 होंगे, और इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो CnH2n+2 होता है। तो 4 2 8 + 2 दैट इज 10। C4H10 इज द फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखना हो दैट इज CnH2n+2। ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है भाई। आप किसी भी नंबर का एल्केन बना सकते हैं इसे, राइट? 1 kg वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स? अच्छा, मोल्स मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला। सो 1 kg वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अपने वीडियो बताया था। 1 kg वाटर कितने मोल्स, ऐसे बताया था मैंने, ठीक है? 1 kg का मतलब इसको ग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 1000 ग्राम्स लिखते हैं। ग्राम है तो पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, और वो 1 मोल के बराबर होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 1 × 2 + 16 18 आ जाएगा, तो यहाँ 18 ग्राम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 ग्राम अगर 1 मोल है तो 1000 ग्राम कितना होगा? पहले 1 ग्राम निकालेंगे, 1/18 हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा 1/18 × 1000, तो दैट विल बी इक्वल टू 55.55 मोल्स। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, बहुत बार आया हुआ पेपर में, ठीक है? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैं दोबारा कराता हूं। बोला गया है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है? 1 ग्राम है तो पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। इसमें हो गए एवोगाड्रो नंबर AN 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 100 में इतने हैं तो 1 में कितने हो गए? दैट इज 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 10⁻21 आ जाएगा जी। गॉट इट? मोल कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से है अगर बेसिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, क्योंकि मोल के बिना तो तोला ही नहीं जा सकता केमिस्ट्री में कुछ भी। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन है, मैंने पहले बता दिया था, ये भी बताया, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन छोड़ तो नहीं है। हाँ, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड ने बेसिकली ना, रदरफोर्ड से पहले मॉडल आया था थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने कहा कि एटम जो होता है, उससे पहले डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की, तो उसने कहा एटम जो होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है, तो थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो उसने कहा सेंटर में जो होते हैं, जो बल्क रेड पार्ट है वो प्रोटॉन्स हो गए, और जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये थॉमसन ने कहा था। रदरफोर्ड ने क्या किया, इन पे अल्फा रेज डाली। उसका मानना था कि अल्फा रेज इतनी ताकतवर है और इतनी बड़ी है साइज में कि उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो सारी की सारी गुजर जानी चाहिए थी सीधी, बट ऐसा नहीं हुआ। He found that 99% ही गुजर पाई,
कुछ जो है 99% सीधी गई, कुछ एक्यूट एंगल पर बेंड हुई, और कुछ जो है वो एंगल मोर देन 90 पर बेंड हो गई। तो उसने बोला एटम जो है ना वो ऐसा है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और सारा मास न्यूक्लियस में होता है, सारा मास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबल चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। इतने भारी पार्टिकल को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं था, उसने कम्स टू एन कंक्लूजन कि यार होता क्या है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सो जो रदरफोर्ड गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट है, इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? देखिए जी, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ये 2 पॉजिटिव है, सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है, कॉपर का यहाँ 0 है, यहाँ कॉपर का 2 पॉजिटिव है, सल्फेट का 2 नेगेटिव है, राइट। 0 से 2 पॉजिटिव होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 छोड़े हुए थे इलेक्ट्रॉन, वो वापस ले लिए, 2 वापस ले लिए, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ। सो इन जिंक कॉपर सल्फेट सेल, जिंक कॉपर सेल बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। जिंक इज द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस। अच्छा, एक चीज ना बड़ी गलती लगती है लोगों को, द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, फोर्सिबली गिव इलेक्ट्रॉन्स टू अदर, तो वो जबरदस्ती दूसरे को, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ, उसने कॉपर को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सो वन, द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज हुआ सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिए। एवरीथिंग इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, है ये। हीटिंग और विदाउट ऑक्सीजन, मेटलर्जी में ना आपके पास जब कंसंट्रेशन हो जाती है और की, तो कंसंट्रेटेड और जो होता है उसको जनरली जो है कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू ऑक्साइड ओर। अब हमारे पास 2 तरह के ओर्स में मोस्टली बनते हैं, या तो कार्बोनेटेड ओर्स होते हैं, इनको ऑक्साइड ओर बनाने के लिए सिर्फ हीट करना पड़ता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो ये ऑक्साइड ओर बन गया। हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन है। बट अगर सल्फाइड ओर है, जैसे H2S है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन से ट्रीट करना पड़ेगा, ये बन जाएगा H2O प्लस SO2, और ये सल्फाइड और ऑक्साइड में बन गया। जो सल्फाइड और था वो अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो था वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर गया, ठीक है जी। इस तरह की प्रोसेस जहां पे आप ऑक्साइड और में हीट कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, ये रोस्टिंग है। So, दोनों में फर्क समझिएगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन होता है, रोस्टिंग में हीटिंग विद ऑक्सीजन होता है। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टिल दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा सब्सटेंस होगा वो उसी में डिसॉल्व होगा। अगर आपका कोई तेल का दाग है कपड़ों में, उतर नहीं रहा, उसे तेल में धो लीजिए, ड्राई क्लीन कराइए, ड्राई क्लीन में हम तेल में धोते, ऐसा तेल जो खुद वोलाटाइल होता है, खुद भी एवापोरेट हो जाता है और पहले गंदगी को सारी खींच लेता है, कपड़े में जो रह जाता है वो एवापोरेट हो जाता है। सो ड्राई क्लीन में भी हम तेल में धोते हैं, तेल को तेल में धोगे तो साफ हो जाएगा, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सो तेल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। अल्कोहल ऑर्गेनिक है। पानी जो है, प्रॉब्लम क्या है कि पानी जो है वो है कोवलेंट है,
बट पोलैरिटी की वजह से उसमें आयनिक बिहेवियर बहुत स्ट्रांग हो गया हुआ है, और आयनिक बिहेवियर इतना स्ट्रांग है कि वो आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है, कोवलेंट को करता ही नहीं है। सो अल्कोहल कोवलेंट होते हुए भी पोलर पानी में डिसॉल्व इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का डायपोलाइजेशन है, डायपोलर स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से होता है। The bond in which electron pair is given by one atom but shared by, जनरली बॉन्ड जो होते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड, उनमें हर दो एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो दोनों शेयर कर लेंगे, दो दो रखेंगे दो दो शेयर कर लेंगे। बट हमारे पास ऐसे बॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे देता एक है, शेयर दोनों कर लेते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, ओजोन की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6। एक और ऑक्सीजन आ जाता, वो 1 2 3 4 5 और 6, और एक और ऑक्सीजन आता है 1 2 3 4 5 6। अब इसके 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, और इसके भी 8 पूरे हो गए। बट इन दिस केस अगर आप ध्यान से देखें, इन दिस केस ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये दोनों इसी के हैं। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो शेयरिंग हुई है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुए हैं दोनों सेंटर वाले ऑक्सीजन ने दिए हैं। इस बॉन्ड को एरो के साथ रिप्रेजेंट किया था, एरो इंडिकेट करता है कि किसने दिए हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन एंड डेटिव बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन। गॉट इट? ये ओजोन में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में होता है। तो ऐसा बॉन्ड जहां पे फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलमोस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बराबर होता है, बट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों एटम देते हैं और दोनों शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है, शेयर दोनों करते हैं। आजकल जो बढ़िया टायर बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं एबीएस रबर के, एबीएस रबर, इट इज एक्रिलाइनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। ये कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर, एक्रिलाइनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, एबीएस रबर बोलते हैं इसको। ये पॉलीमर है, कोपॉलीमर। सोडियम का ये नीचे लिखा जाता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में दोनों बराबर होते हैं, ये न्यूट्रल नहीं है तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक छोड़ दिया। और 23 माइनस 11 ये मास नंबर है, और 23 माइनस 11 दैट इज, माइनस करेंगे तो याद आएगा 12, ये न्यूट्रॉन होंगे, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। गॉट इट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, वो लाइट की वेवलेंथ को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से लाइट की जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसके पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं, और स्कैटरिंग जो हो जाती है लाइट की कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। कोलाइडल पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में आता है। 100 नैनोमीटर से जो बड़े होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। इफ इट इज मोर देन 100 नैनोमीटर, इनको सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन हो गए रेत के पार्टिकल जैसे होते हैं। और अगर 1 नैनोमीटर से छोटे हो जाएं, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सॉल्यूशन हो गया जैसे नमक होता है पानी में। टिंडाल इफेक्ट जो मेन फीचर है वो कोलाइडल पार्टिकल्स का है, कोलाइडल पार्टिकल्स ही शो करते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना। अच्छा, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल निकालना पड़ेगा 4.9। किसी का डायरेक्ट मोल निकालना हो तो उसके मास को
मोल को m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मास को मॉलिक्यूलर मास यानी गिवन वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। तो 4.9 को सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है H2SO4 1 × 2 + 32 + 16 × 4, दिस इज 98। तो इसको 98 से डिवाइड करेंगे तो ये मोल बन जाएगा, ठीक है। और नीचे लीटर लेना है, मोल्स पर लीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मोल आ गया, ये लीटर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 0.5 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। कंसंट्रेशन जो होती है ना, जैसे आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज को हम मीन मीडियन मोड सारे एवरेजेस होती हैं उसमें लिख सकते हैं। अलग अलग एवरेज अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, और सारी अगर इकट्ठे पता हो तो हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन बढ़िया इंटरप्रेट कर सकते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, सारे कंसंट्रेशन के फॉर्मूले हैं। इनमें से एक फॉर्मूला जो बड़ा कॉमनली यूज होता है वो मोलैरिटी होता है। तो ये मोलैरिटी कंसंट्रेशन को इंटरप्रेट करने का फॉर्मूला है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विनेगर जो प्याज को खट्टा करने के लिए डालते हैं हम, दैट हैज बेसिकली एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड 6% के क्लोज हो, 6 to 8% इन वाटर, दिस इज कॉल्ड विनेगर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जुड़ के ना एस्टर्स बनाते हैं। नेचर में एस्टर्स प्रेजेंट हैं फ्रूट्स में। जितने बनाना की जो स्मेल है ना, फ्रेग्रेंस है, वो एस्टर की वजह से। बनाना का अपना एस्टर है, ऑरेंज का अपना एस्टर है। आप फ्रूट को स्मेल से बता देते हैं कौन सा फ्रूट है, तो जो उनकी फ्रेग्रेंस है वो एस्टर्स की वजह से होती है। जो फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम्स वगैरह के, वो भी एस्टर की वजह से होते हैं। ये एक OH और ये H, ये दोनों निकल जाते हैं, वाटर निकल जाता है, और पीछे RCOOR', ये यहाँ से RCO, ये यहाँ से OR' बन जाता है। इसको एस्टर कहते हैं। एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर अगर आप करना चाहें तो ये OAT वर्ड आता है इनमें, OATE, ठीक है जी। अगर मैं एक एस्टर लिख दूं CH3COO CH3, तो इट इज मिथाइल इथेनोएट। इसका नाम पहले दिया जाता है मिथाइल, फिर इनका नाम इथ, इनमें सिंगल बॉन्ड होगा ANOATE, मिथाइल इथेनोएट। एस्टर्स होते हैं, नेचर में फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जिगजैग मोशन जो होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं सेम चार्ज होते हैं, ये अपने साथ भी और मीडियम के साथ भी टकराते जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें जिगजैग मोशन आती है। इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, पानी में 2 पार्टिकल है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। सेम इलेक्ट्रिसिटी पर हाइड्रोजन पैदा जो होगी वो दुगनी होगी, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, दुगनी पैदा होती है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव आयन है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे बनेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे बनेगा। सो इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उस पर क्या बनता है, उस पर हाइड्रोजन बनती है। ये ऑपोजिट टर्मिनल्स की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेड स्टोरेज बैटरीज, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है, जो कार में ट्रक्स में बैटरीज लगती हैं, उनमें जो लिक्विड डलता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। प्लेटें होती हैं उसके अंदर, एक बैटरी में 6 सेल होते हैं। एक सेल में जो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट लेड की होती है, एक प्लेट लेड ऑक्साइड की होती है, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट डलता है, जो कंडक्ट भी करता है और आयंस भी देता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक प्लेट एक सेल जो है वो 2 वोल्ट देता है, 6 सेल जुड़े होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट बन जाते हैं। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स सल्फ्यूरिक एसिड होता है। परमानेंट हार्डनेस मैंने अभी बता दिया, इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, ये मैंने बता दिया। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से ट्रीट करने पर बनता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन गिव्स यू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेट लाइम बोलते हैं, इट गिव्स यू ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और पानी देता है इसके साथ।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम यूज करते हैं पीओपी, ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको 100 डिग्री, भाई ये बड़ा खतरनाक टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। इससे ज्यादा हीट कर दोगे तो सारा पानी उड़ जाएगा इसमें से और ये प्लास्टर खत्म ही हो जाएगा। इसको डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हीट किया जाता है, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें से 1.5 उड़ जाता है। 1.5 उड़ने का रफली मतलब यह है कि 2 मॉलिक्यूल्स में से कैल्शियम, ये जो एक जिप्सम का सेट है, एक सेट में से 1.5 उड़ता है तो 2 सेट में से 3 उड़ गए, तो 2 सेट में से 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं। इस तरह समझ सकते हैं, राइट। सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बन जाता है, एंड कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट इज कॉल्ड पीओपी। एक्वा रिजिया, रॉयल वाटर कहते हैं इसको, रॉयल वाटर है, खतरनाक आइटम है। दिस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3। ये आपको नेसेंट क्लोरीन देता है। नेसेंट क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। ये इतनी रिएक्टिव है कि सिल्वर के साथ और प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट कर जाती है और उनके ऊपर की लेयर तो एक तरह से डिसॉल्व भी कर लेती है। सो अगर सोना थोड़ा सा गंदा हो गया हुआ है, उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है, आपने इसे ट्रीट किया, इसमें ऊपर की एक लेयर ही उतार देनी है सोने की, तो आपको सोना तो चमकता हुआ दिखेगा, बट सोने का जो ऊपर का एक पार्ट है, जो टॉप लेयर है, वो तो डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड के अंदर, तो आपका सोना तो लेयर में कम हो जाएगा। अल्टीमेटली गोल्ड की वैल्यू आपके ऑर्नामेंट की घटी जाएगी। तो इसे रॉयल वाटर कहा जाता है। इसका जो नेसेंट क्लोरीन है दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम आल्सो, और इसमें 3 पार्ट HCl होते हैं, 1 पार्ट HNO3 होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। देखो जी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ट्रीट करोगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से करोगे तो एसिडिक बनेगा। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से करोगे तो बेसिक बनेगा। दोनों वीक होंगे, वीक एसिड और वीक बेस, तो ये डिपेंड करेगा कौन कितना वीक है, तो ये उसके उस हिसाब से होगा। जो ज्यादा वीक होगा वो नहीं होगा, यानी वीक एसिड वीक बेस में से, वीक एसिड वीक बेस में से ये ज्यादा वीक है बेस, तो एसिडिक होगा। एसिड ज्यादा वीक है तो बेसिक होगा। वो तो इनकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ से डिपेंड करेगा। बट अदरवाइज इफ यू टेक ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस, यू विल गेट ए एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने HCl लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया वीक बेस है। अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिडिक सॉल्ट है। ब्रोंज एलॉय है कॉपर और टिन का, 90% कॉपर होता है, 10% टिन होती है। हाई रेजिस्टेंट है करोजन के साथ, और कॉइन्स, मेडल्स, शिप के प्रोपेलेंट बनाने के काम आता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का नाम ही जर्मन सिल्वर है, सिल्वर होता ही नहीं है इसके अंदर। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। इसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकल होता है 30%, राइट। स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज अगर हम इनकी बात करें, अगर स्मॉलेस्ट इन साइज की बात करें तो देखने में ये सारे एटम जो है ना अलग अलग हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग न्यूक्लियस इनका अलग अलग है। आउटर शेल साइज सबका बराबर हो गया हुआ है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। अब इसने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। 3 का मतलब है गेन करना, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन के जितना साइज अटेन कर लिया। ऑक्सीजन ने भी इसके बराबर का कर लिया, फ्लोरीन ने भी इसके बराबर कर लिया, ये सब गेन कर रहे हैं। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने वो लूज कर दिया, तो वो भी नियॉन के बराबर हो गया। मैग्नीशियम भी नियॉन के बराबर हो गया, एल्यूमिनियम भी नियॉन के बराबर हो गया। देखने में इट अपीयर्स दैट ऑल हैव द सेम शेल साइज एज कंपेयर टू नियॉन, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनमें सबसे बड़ा एटम जो होगा वो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि उसके आउटर शेल में साइज तो इन सब के बराबर है, बट उसके अंदर प्रोटॉन सबसे कम है। एल्यूमिनियम में, नियॉन में 10, 11, 12, 13, इसमें 13 प्रोटॉन आउटर शेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो साइज सेम हो गया,
बट 13 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका साइज मिनिमम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइज होगा वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का होगा। दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। साइज देखने में सबका सेम लगेगा, बट जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो आउटर शेल को ज्यादा स्क्वीज कर पाएगा, तो आउटर शेल घट जाएगी। इनमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा हो जाएगा। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन जो है ना उसमें कार्बन के पास चारों बॉन्ड्स जो है सिमेट्रिक है, और चारों सिमेट्रिक बॉन्ड जो है ऐसे अलाइन होते हैं कि उनके बीच में, एटम्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि उनके बीच में स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। और वो 3 डायमेंशन में जब एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में करता है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जो स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो कार्बन इज बेसिकली sp हाइब्रिडाइज्ड। वैसे डबल बॉन्ड पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, बट यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पर है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, वाटर लीनियर नहीं है। वाटर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, बट वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो बेंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर है। वाटर भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, बट वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो बेंड है, सिर्फ वाटर ऐसे दिखता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने से जुड़ने की प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की होती है, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन बहुत अच्छी कैटिनेशन जो करता है, ये स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स, रिंग्स सारे कंपाउंड बनाता है। हेक्सेन के आइसोमर्स, हेक्सेन 5 आइसोमर्स बनाता है, 6 कार्बन। हेक्स का मतलब 6। सो हेक्सेन में ये है एन हेक्सेन, ये है, नंबरिंग करनी हो तो ऐसे करेंगे हम। इट इज 2 मिथाइल पेंटेन, ये आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ये आ जाएगा 2 पे भी है 3 पे भी है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये आ जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 5 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं हेक्सेन के। मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, स्पिरिट इज बेसिकली इथाइल अल्कोहल, उसमें मिथाइल मिक्स कर देते हैं, पॉइजनस हो जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल जो होता है इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं, तो ये डीनेचर्ड अल्कोहल है। देखिए जी, लेबोरेटरीज में जो अल्कोहल आता है काम के लिए वो 100% हो सकता है इथेनॉल, लोग तो उसको पी ही जाएं, तो लोग ना पिए, फैक्ट्री में लेबरर्स उसका मिसयूज ना करें, इसलिए उसमें पहले ही पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे मिथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है, ताकि वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए। तो ऐसे को हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। चींटी काटती है, बड़ी जलन होती है, जो काटती है वो चीज़ जो इंसर्ट करती है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। एसिड है, बचना है तो कोई बेसिक चीज़ लगा दो। बेसिक में आपके पास सबसे कॉमन चीज़ जो आती है वो पेस्ट आती है, पेस्ट लगा सकते हैं, जो माउथ वॉश होते हैं वो लगा सकते हैं, वो सब एल्कलाइन होते हैं। देखिए मुंह में जब आप कोई खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स अगर मुंह में अटके रह जाएं तो बैक्टीरिया जब उनको कंज्यूम करेगा तो एसिड प्रोड्यूस होंगे। एसिड जो है वो हमारे जो टूथ एनिमल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर आप मुंह के को एल्कलाइन रखते हैं तो आपके मुंह दांत जो है वो खराब नहीं होते। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप जो होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। तो सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। ये दोनों में मेन फर्क है। सोप्स डिकम्पोजेबल होते हैं, बायोडिकम्पोजेबल, डिटर्जेंट्स नहीं होते। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में मैं एक एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 2 एटम्स ने दोनों बराबर के हैं, साइज भी बराबर, ताकत भी बराबर, दोनों ने शेयर किया, सेंटर में रख लिया, यार तू भी रख ले मैं भी रख लेता हूँ, बांट लेते। ये तो वह चलेगा जब दोनों बराबर के होंगे, मगर अगर एक गुंडा हो बीच में, एक बड़ा ताकतवर हो, सपोज करते हैं क्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन की,
ये गुंडा, ये बोलता मैं क्यों रखूं बीच में, भाई मेरे को दे सारे। तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। द एबिलिटी, क्योंकि इसके पास अपने भी होते हैं, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे लंबी तार किसकी बना सकते हैं, तार बना सकते हैं गोल्ड की। गोल्ड की जो 1 अंश होता है उससे 40 माइल की तार बना सकते हो आप। 1 अंश से खाली 40 माइल की तार बन जाती है। हाई डक्टिलिटी है गोल्ड की। पोटाश अलम डबल सॉल्ट है, ये 2 सॉल्ट्स का बना हुआ है। इट इज पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जो है ना पानी को साफ करने के लिए आता है। ये बेसिकली पानी में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोगुलेशन कर देता है। जो वाटर में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये उनकी कोगुलेशन कर देता है। और इसकी वजह से वो कोगुलेट होने के बाद सेटल डाउन आता है, पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए पानी साफ करना चाहते हैं, पानी को रोक के रखेंगे, पानी रोकेंगे तो मिट्टी के भारी पार्टिकल बैठ जाएंगे, बट जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं बैठते, उनको कोगुलेट करना पड़ता है। तो उनके ऊपर डबल सॉल्ट स्प्रे किए जाते हैं, अलम स्प्रेड करते हैं उसके पार्टिकल्स को, जिससे उनकी कोगुलेशन हो जाती है और वो भी सेटल डाउन हो जाता है, पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर उस पानी को आगे ट्रीट किया जाता है यूवी से और केमिकल से, क्लोरीन वगैरह से, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस होते हैं वो भी मर जाते हैं और फिर वो ड्रिंकेबल बन जाता है। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। बेटे ये टर्म जो है ना, मैं कई बार अपनी क्लास में मजाक करते करते बोलता हूँ, मुझे ना कभी समझ नहीं आया प्रेसिपिटेट क्या होता है। बचपन में जब पढ़ता था तो मैं बड़ा दुखी रहा इस टर्म की वजह से। मुझे कभी नहीं आया, बोला देखो प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता था। बट आज मुझे समझ आया कि प्रेसिपिटेट होता है क्या है। देखिए जी, दूध जब फटता है तो दूध के फटने पर उसके दाने दाने बन जाते हैं, पनीर के छोटे छोटे धागे। ये वही दाने हैं जो पहले सोल्यूशन के अंदर मिक्स हुए थे, बट अब कोगुलेट होके अलग अलग बैठ गए हैं और ये सोल्यूशन से अलग हो गए हैं। ये जो दाने बनते हैं ना, इनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो अगर आप सोल्यूशन में नहीं है तो आप प्रेसिपिटेट है, दिस जोक, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रेसिपिटेट जो हैं ये वो पार्टिकल्स बनते हैं जो बेसिकली अब सोल्यूशन के अंदर होते हैं, बट अब उससे अलग हो गए हैं और बंच कोलाइड कोगुलेट होके अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, अलग अलग ग्रुप्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें वहां पर। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। 40 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की क्लास नेक्स्ट टाइम, कल के या परसों में देखते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।